हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एजुकेशन बाइट पर। सोशल साइंस में हमारा जो इतिहास का सिलेबस था वो हमारा कंप्लीट हो गया है। आज से हम अपना भूगोल का जो सिलेबस है उसे कंटिन्यू करेंगे। तो हमारा भूगोल का जो फर्स्ट चैप्टर है उसका नाम है भौगोलिक घटनाक्रम। इसमें हम कई महत्वपूर्ण टॉपिक्स जो हैं उन्हें कंप्लीट करेंगे आज, जिसमें पहला होगा सौरमंडल, अक्षांश देशांतर रेखाएं, गोलार्ध, अंतर्राष्ट्रीय मानक रेखा। वीडियो के लास्ट में मैं आपसे इन्हीं टॉपिक से रिलेटेड कई क्वेश्चंस भी पूछूंगी जिनका आंसर आपको बताना है, तो आप वीडियो ध्यान से देखें, लास्ट तक देखें। तो चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। सौरमंडल। अब जब सौरमंडल की बात कर रहे हैं हम तो सौरमंडल में क्या क्या आता है। सूर्य आता है, ग्रह आते हैं, उपग्रह आते हैं, क्षुद्र ग्रह आते हैं। तो इन्हें हम बारी बारी से पढ़ेंगे। तो चलिए सबसे पहले पढ़ते हैं सूर्य को। सूर्य को सौरमंडल का मुखिया भी बोलते हैं, सौरमंडल का केंद्र भी बोलते हैं। फर्स्ट पॉइंट है, सूर्य एक तारा है, वह सौरमंडल का मुखिया है। अभी मैंने आपको बताया कि सौरमंडल का जो मुखिया होता है वो सूर्य है। यह केंद्र भी आपसे पूछा जा सकता है कि सौरमंडल का केंद्र कौन सा होता है, तो वो भी सूर्य है। सेकेंड पॉइंट है, सूर्य में ऊष्मा व ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय संलयन की क्रिया होती है। अब आप सभी जानते हैं, आप सभी ने सुना होगा कि सूर्य जो है वो कई गैसों से मिलकर बना हुआ है। उसमें बहुत सारी ऊष्मा है, बहुत ही ज़्यादा उसमें आग है या उसमें बहुत ही ज़्यादा गर्मी होती है, ये आप सभी जानते हैं। तो ये किस वजह से होती है हम ये जानते हैं, उस क्रिया को बोलते हैं हम नाभिकीय संलयन। तो ये नाभिकीय संलयन क्या होता है, इसमें हाइड्रोजन के दो परमाणु यानी हाइड्रोजन गैस के जब दो परमाणु मिलते हैं तो हीलियम गैस का एक परमाणु बनता है। और सबसे ज़्यादा जो कोई गैस सूर्य में पाई जाती है वो हीलियम गैस होती है, जिसकी वजह से उसमें गर्मी होती है। तो हाइड्रोजन के जब दो परमाणु मिलते हैं तो हीलियम का एक परमाणु बनता है। इसे ही नाभिकीय संलयन की क्रिया कहते हैं। और इस नाभिकीय संलयन की क्रिया के कारण ही सूर्य में ऊष्मा व ऊर्जा होती है। तो अब आपसे अगर पूछा जाए कि वह कौन सी क्रिया है जिसकी वजह से सूर्य में गर्मी होती है, ऊष्मा होती है या ऊर्जा होती है, तो वो कौन सी क्रिया है, नाभिकीय संलयन। नेक्स्ट पॉइंट है, हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह होते हैं। कितने ग्रह हैं, 8 ग्रह। कौन कौन से, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। ये 8 ग्रह जो हैं हमारे सौरमंडल में हैं। तो इसकी संख्या आप याद रखें कि कितने ग्रह होते हैं, 8 ग्रह। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। देखिए, आपको कोई भी चीज़ रटने की ज़रूरत नहीं है। आप मेरे साथ रिपीट करें, बार बार बोलें। आपको कोई भी अलग से नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है। सबसे आसान तरीका है याद करने का कि जो आपको मैं पढ़ा रही हूँ, आप जब भी आप फ्री होते हैं आप वीडियो देखें कंटिन्यू, 1 से 2 बार 3 बार आप बार बार वीडियो को देखेंगे, मुझे सुनेंगे, रिवाइज़ करेंगे तो आपको सारा कुछ तैयार हो जाएगा। आप कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो नोट्स में लिखे हुए हैं उन्हें देखते हैं। फर्स्ट है, भूगोल का पिता हिकेटियस को कहा जाता है। जैसे हमने पढ़ा था कि इतिहास का पिता किसे कहते हैं, आप सब कमेंट में मुझे बताएं कि इतिहास का पिता किसे कहते हैं। तो भूगोल का पिता हिकेटियस को कहते हैं। कई भूगोलवेत्ताओं ने इरेटोस्थनीज को भी इतिहास का पिता कहा है। तो इरेटोस्थनीज, ठीक है। तो कई का कहना है कि हिकेटियस जो है वो भूगोल के पिता हैं, कई ने इरेटोस्थनीज को भूगोल का पिता कहा। नेक्स्ट पॉइंट है, मानचित्र कला का प्रयोग सर्वप्रथम टॉलमी ने किया। मानचित्र कला से क्या मतलब है, आपसे जो आपने सभी ने मैप फिल किया होगा कि कहाँ पर नदियाँ होती हैं, कौन सा शहर कहाँ होता है। तो मानचित्र कला का जो सबसे पहले विचार या प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था, टॉलमी नामक भूगोलवेत्ता ने किया था। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, ब्रह्मांड उत्पत्ति का बिग बैंग सिद्धांत जॉर्ज लेमेंतियर ने दिया था। तो हम सभी ब्रह्मांड के बारे में जानते हैं कि ब्रह्मांड में कई सौरमंडल हैं, ग्रह हैं, उपग्रह हैं। अब ये बिग बैंग सिद्धांत क्या होता है इसके बारे में हम थोड़ा सा जानते हैं कि देखिए, सबसे पहले एक सघन पिंड था जिसमें क्या हुआ था, विस्फोट हुआ था। तो ये जो बिग बैंग सिद्धांत है इसको महाविस्फोटक सिद्धांत भी बोलते हैं। तो सबसे पहले एक सघन पिंड था ब्रह्मांड में जिसमें विस्फोट हुआ था। उस विस्फोट से क्या हुआ था, अलग अलग
उसके जो पिंड थे वो अलग अलग जगह जाके बिखर गए थे। तो वो धीरे धीरे करके कोई अलग सौरमंडल बन गया, कोई अलग सूर्य बन गया। तो उस सिद्धांत को, जो महाविस्फोट हुआ था, उस सिद्धांत को क्या बोलते हैं? बिग बैंग सिद्धांत बोलते हैं। इस बिग बैंग सिद्धांत का दूसरा नाम मैंने अभी आपको बताया, महाविस्फोटक सिद्धांत भी इसे बोलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, दूरबीन का आविष्कार गैलीलियो ने किया था। तो दूरबीन क्या होता है? ऐसा यंत्र जिससे हमें दूर की चीज़ें पास दिखाई पड़ने लगती हैं, उसे दूरबीन बोलते हैं। तो दूरबीन नामक जो यंत्र था उसका आविष्कार गैलीलियो नामक वैज्ञानिक ने किया था। चलिए, अभी हमने जाना कि भूगोल का पिता किसे कहते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट और पॉइंट थे, जैसे दूरबीन का आविष्कार किसने किया या बिग बैंग सिद्धांत किसने दिया। अब हम ग्रहों के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। हमें पता है कि ग्रहों की संख्या 8 होती है, जो कौन से हैं? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। इनको याद करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है कि आप दिन के नेम जो होते हैं ना, संडे मंडे, इनको हिंदी में जब बोलते हैं रविवार, सोमवार, मंगल, बुध, तो आप बुध से याद करना स्टार्ट करें। बुध, बृहस्पति को बीच में छोड़ें, उसके बाद शुक्र, फिर उसके बाद एक गैप करें शनिवार को, रविवार को पृथ्वी मान लेते हैं, फिर सोमवार को गैप करें मंगल, उसके बाद बृहस्पति, उसके बाद शनि, उसके बाद अरुण और वरुण, 2 आप उसके बाद ऐड कर सकते हैं। तो याद करने का सबसे अच्छा तरीका है। कई बार परीक्षा में आपसे सीधे सीधे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि 8 ग्रह हैं, उनके नाम बताइए। कई बार इनका घटता और बढ़ता क्रम पूछ लिया जाता है कि बढ़ते क्रम से बताएं या घटते क्रम से बताएं। तो यहाँ पर मैंने घटते क्रम से बताया है। सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति, शनि, फिर अरुण, वरुण, उसके बाद पृथ्वी, फिर शुक्र, मंगल और बुध। तो अगर आपसे घटते क्रम में पूछा जाए तो आप इस तरह बताएंगे। अगर आपसे बढ़ते क्रम में पूछा जाए तो आप यहाँ से बुध, मंगल, शुक्र, पृथ्वी, वरुण, अरुण, शनि और बृहस्पति इस प्रकार बताएंगे। चलिए, अब ग्रहों के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। ग्रह जो होते हैं वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, ठीक है। तो सूर्य जो होता है वो सौरमंडल का केंद्र होता है, और सूर्य के चारों ओर जो पिंड चक्कर लगाते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? ग्रह बोलते हैं। अब ग्रह हमने जान लिया, अब हम उपग्रह के बारे में जानते हैं कि उपग्रह क्या होता है। जो ग्रहों का चक्कर लगाता है, जैसे सूर्य के चक्कर जो पिंड लगाते हैं उन्हें ग्रह बोलते हैं, लेकिन अब ग्रह का जो चक्कर लगाएगा उसको क्या बोलेंगे? तो उनको उपग्रह बोलते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, पृथ्वी का उपग्रह चंद्रमा है। देखिए, ये जो 8 ग्रह हैं इन सभी के कोई ना कोई उपग्रह होते हैं, लेकिन आपकी परीक्षा की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण है उसके हिसाब से मैं बताती हूँ। तो पृथ्वी का उपग्रह कौन सा है? चंद्रमा, यानी पृथ्वी का एक ही उपग्रह है जो है चंद्रमा। नेक्स्ट पॉइंट है, पृथ्वी के सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है? शुक्र, ठीक है। तो शुक्र एक ऐसा ग्रह है जिससे आपकी परीक्षा में कई प्रश्न पूछे जा सकते हैं, जैसे पृथ्वी की जुड़वा बहन किसे कहते हैं, सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है, या सौंदर्य का देव किसे बोलते हैं। तो ये कौन सा है? शुक्र। नेक्स्ट पॉइंट है, रात्रि में लाल दिखने वाला ग्रह कौन सा है? तो लाल ग्रह किसे बोलते हैं? मंगल को। नेक्स्ट पॉइंट है, नीला ग्रह किसे बोलते हैं? तो ये किसे बोलते हैं? पृथ्वी को। अब नीला क्यों बोलते हैं? क्योंकि जब हम अंतरिक्ष से पृथ्वी को देखते हैं तो जो पानी होने की वजह से पृथ्वी पर उसका रंग नीला दिखाई पड़ता है, तो उसे नीला ग्रह बोलते हैं। अभी मैंने आपको बताया था कि सौंदर्य का देव किस ग्रह को बोलते हैं, तो वो शुक्र को बोलते हैं। ऐसे ही आपसे जुड़वा बहन पूछा जाता है कि पृथ्वी की जुड़वा बहन कौन है, तो वो कौन सा है? शुक्र ग्रह। नेक्स्ट हम देखते हैं नोट में क्या लिखा है। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में लगने वाला समय कितना है? 8 मिनट 18 सेकंड। सूर्य से जब भी प्रकाश चलता है और पृथ्वी तक पहुंचता है तो वो कितने समय में पहुंचता है? 8 मिनट 18 सेकंड। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आपसे परीक्षा में पूछे जाते हैं। अब ये जो प्रकाश है जो सूर्य से पृथ्वी तक चलता है, जो 8 मिनट 18 सेकंड में आता है, तो इसकी कोई चाल भी होती होगी। तो सूर्य के प्रकाश की चाल क्या होती है? 3 गुणा 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकंड, यानी 3 गुणा 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकंड की चाल से जब प्रकाश चलता है और पृथ्वी तक पहुंचता है तो उसे कितना समय लगता है? 8 मिनट 18 सेकंड। अभी हमने सौरमंडल के मुखिया के बारे में जाना, जो है सूर्य, उसके बारे में पढ़ा। उसके बाद हमने ग्रह और उपग्रहों के बारे में पढ़ा। अब हम पृथ्वी के बारे में पढ़ते हैं। पृथ्वी द्वारा अपने अक्ष पर घूमने की अवधि कितनी होती है? 23 घंटे 56 मिनट। अब ये अपने अक्ष पर घूमना क्या होता है? जैसे आप किसी जगह खड़े हैं
और आपसे घूमने को कहा जाए तो आप उसी जगह पर खड़े खड़े घूम जाते हैं, तो क्या बोला जाएगा कि आप अपने अक्ष पर घूम गए। इसी तरह पृथ्वी जिस जगह है उसी जगह चक्कर लगा ले तो उसे क्या बोलते हैं, अपने अक्ष पर घूमना। तो जब पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है तो वो कितने टाइम में घूमती है, 23 घंटे 56 मिनट में, यानी 24 घंटे में। तो एक दिन जो होता है वो 24 घंटे का होता है। तो दिन रात की जो प्रक्रिया होती है वो कब होती है, जब पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है। नेक्स्ट पॉइंट है, पृथ्वी द्वारा सूर्य की परिक्रमा की अवधि क्या होती है, 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट। अब यहाँ पर दो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं कि जैसे हमने जाना कि पृथ्वी जब अपने अक्ष पर घूमती है तो उसे कितना समय लगता है, 23 घंटे 56 मिनट, ठीक है। और जब पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है तो उसे कितना समय लगता है, 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट। अब आपसे ये पूछा जा सकता है कि जब पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है तो उसे कुछ कहते होंगे, और पृथ्वी जब सूर्य का चक्कर लगाती है तो उसे भी कुछ कहते होंगे। तो पृथ्वी जब अपने अक्ष पर स्वयं को केंद्र मानकर अपने अक्ष पर घूमती है तो उसे क्या बोलते हैं, परिभ्रमण काल, यानी अपने ही अक्ष पर घूमना, उसे क्या बोलते हैं, परिभ्रमण काल। तो उसमें कितना समय लगता है, 23 घंटे 56 मिनट। और जब पृथ्वी सूर्य को केंद्र मानकर उसके चारों ओर चक्कर लगाती है तो कितना समय लगता है, 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट। और इस क्रिया को क्या बोलते हैं, इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, परिक्रमण काल। परिक्रमा करना, जैसे आप सभी जानते होंगे गोवर्धन की परिक्रमा की जाती है, गोवर्धन पर्वत का चारों तरफ चक्कर लगाया जाता है। उसी तरह जब किसी भी वस्तु को, किसी भी चीज़ को हम केंद्र मानकर उसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, परिक्रमण काल। देखिए, हर चीज़ में इसलिए 2 बार या 3 बार रिपीट कर रही हूँ ताकि आप बार बार मेरे साथ रिवाइज करें, रिपीट करें, तो आपको ये सारी चीज़ें आसानी से तैयार हो जाएं। नेक्स्ट पॉइंट है, पृथ्वी जब सूर्य से सबसे नज़दीक होती है उसे क्या बोलते हैं, उपसौर। तो ये कौन सा दिन होता है, जब भी जो पृथ्वी होती है वो सूर्य के सबसे नज़दीक होती है, तो 3 जनवरी को, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट है, पृथ्वी जब सूर्य से सबसे दूर होती है तो उसे क्या बोलते हैं, अपसौर। तो ये कौन सी डेट होती है, 4 जुलाई। नेक्स्ट पॉइंट है, यहाँ पे एक नोट दिया हुआ है, तो इसमें क्या है, सबसे अधिक उपग्रह शनि के हैं। मैंने आपको बताया था कि जो भी ग्रह हैं उनके कोई ना कोई ग्रह होते हैं, किसी के ज़्यादा होते हैं, किसी कम होते हैं। हमने वहाँ जाना था कि पृथ्वी का एक ग्रह है जो है चंद्रमा। तो सबसे अधिक 8 ग्रहों में जो सबसे ज़्यादा किसी के उपग्रह हैं वो हैं शनि के, ये कितने हैं, 82। उसके बाद सबसे कम जो उपग्रह हैं वो किसके हैं, पृथ्वी का, इसका एक ही उपग्रह है जो है चंद्रमा। देखिए, अभी हमने सौर मंडल के बारे में, उपग्रह के बारे में, ग्रहों के बारे में डिटेल में पढ़ा, विस्तारपूर्वक पढ़ा। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है गोलार्ध। तो इसे अब हम पढ़ते हैं। देखिए, पृथ्वी को जब हम दो समान भागों में डिवाइड कर लेते हैं तो वो 2 भागों में बट जाती है। ऊपरी जो भाग होता है उसे उत्तरी गोलार्ध बोलते हैं, और नीचे वाला जो भाग होता है उसे दक्षिणी गोलार्ध बोलते हैं। आप सभी ने मैप देखा होगा, आप जानते हैं कि ऊपरी हिस्से को उत्तरी बोलते हैं, नीचे को दक्षिणी बोलते हैं। ये जो 4 दिशाएं हैं, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, तो इसी के आधार पर हम बताएंगे कि ऊपरी हिस्से को बोलेंगे उत्तरी गोलार्ध और निचले हिस्से को बोलेंगे दक्षिणी गोलार्ध। चलिए, अभी हमने पढ़ा गोलार्ध के बारे में कि जब हम पृथ्वी को 2 भागों में डिवाइड करते हैं, 2 समान भागों में डिवाइड करेंगे तो ऊपरी हिस्से को क्या बोलेंगे, उत्तरी गोलार्ध, और निचले हिस्से को क्या बोलेंगे, दक्षिणी गोलार्ध। अब हम पढ़ते हैं अक्षांश रेखाओं को। तो वे काल्पनिक रेखाएं जो ग्लोब पर पश्चिम से पूर्व की ओर खींची गई हैं उन्हें क्या बोलते हैं, अक्षांश रेखाएं। यानी उत्तर हम जानते हैं ऊपर होता है, दक्षिण नीचे होता है, ये पूर्व हो गया, ये पश्चिम हो गया। तो वे रेखाएं जो पश्चिम से पूर्व की ओर खींची गई हैं, कहाँ, ग्लोब पर पश्चिम से पूर्व की ओर खींची गई हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, अक्षांश रेखाएं। चलिए अब इस चित्र से समझते हैं। तो पृथ्वी के जो बीचों बीच पश्चिम से पूर्व की ओर रेखा खींची गई है उसे क्या बोलते हैं, 0 डिग्री अक्षांश रेखा, ठीक है। और ऊपर जो 23.5 डिग्री उत्तरी में है अक्षांश रेखा उसे क्या बोलते हैं, कर्क रेखा। और 23.5 डिग्री दक्षिण में जो है अक्षांश रेखा उसे क्या बोलते हैं, मकर रेखा। तो अब इसे याद करने का क्या तरीका है, मकर, हम जानते हैं संस्कृत में हमने पढ़ा होगा कि
को मकर बोलते हैं, तो वो कहाँ रहता है, पानी में रहता है नीचे। तो इससे हमें याद हो जाएगा कि मकर रेखा जो होती है वो दक्षिणी गोलार्ध में है, और जो उत्तरी गोलार्ध में रेखा है उसे क्या बोलते हैं, कर्क रेखा। और जो पृथ्वी को बीचों बीच से डिवाइड करती है उस रेखा को क्या बोलते हैं, 0 डिग्री अक्षांश रेखा। अब ये जो 0 डिग्री अक्षांश रेखा है इसके कई और नाम भी हैं, जैसे भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा और इक्वेटर लाइन। इक्वेटर लाइन इसे इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये बीचों बीच से डिवाइड कर देती है पृथ्वी को, तो इसके क्या नाम है, भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा, इक्वेटर लाइन या 0 डिग्री अक्षांश रेखा। नेक्स्ट पॉइंट है, यह पृथ्वी को 2 भागों में बांटती है, जैसा मैंने अभी आपको बताया कि ये बीच से डिवाइड कर देती है, इक्वेटर लाइन कहलाती है। ये कौन कौन से भाग हैं, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। नेक्स्ट पॉइंट है, अक्षांश रेखाओं की कुल संख्या 181 होती है। अब 181 कैसे होती है उसे चित्र से समझते हैं। देखिए, 90 जो अक्षांश रेखाएं होती हैं वो 0 डिग्री से ऊपर होती हैं, और 90 जो अक्षांश रेखाएं होती हैं वो 0 डिग्री के नीचे होती हैं। और एक ये जो लाइन होती है ये अलग से होती है, ये उनमें ऐड नहीं होती है। तो 90 + 90 + 1 ये कितने हो गए, 181। तो अक्षांश रेखाओं की जो संख्या होती है वो कितनी होती है, 181 यानी 181। नेक्स्ट पॉइंट है, अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी समानांतर होती है। समानांतर का मतलब क्या होता है, मतलब जो अक्षांश रेखाएं होती हैं उनके बीच की जो दूरी होती है वो समान होती है। मतलब ऐसा नहीं है कि कहीं पतली है कहीं मोटी है, कहीं ज़्यादा है अंतर, कहीं कम है। इनमें जो अंतर होता है वो समानांतर होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, 2 अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी 111 किलोमीटर होती है। अब ये 111 किलोमीटर क्या माने इसको, कि जो दो रेखाएं हैं, जैसे ये अक्षांश रेखाएं हैं पृथ्वी पर, तो इनके जो बीच की दूरी होगी वो कितनी होगी, 111 किलोमीटर, जिसे जोन कहते हैं। तो 2 अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी कितनी होती है, 111 किलोमीटर, और इनको क्या बोलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, सबसे बड़ी अक्षांश रेखा भूमध्य रेखा होती है। ठीक है, भूमध्य रेखा कौन सी थी, जो पृथ्वी को बीचों बीच से डिवाइड कर रही थी। तो सबसे बड़ी अक्षांश रेखा 0 डिग्री, इक्वेटर लाइन बोलते हैं, विषुवत रेखा बोलते हैं या भूमध्य रेखा बोलते हैं। तो सबसे बड़ी अक्षांश रेखा कौन सी होती है, भूमध्य रेखा। अब यहाँ पर जो नेक्स्ट पॉइंट है उसको आपको ध्यान से समझने की ज़रूरत है। नेक्स्ट पॉइंट है, वास्तविकता में देखा जाए तो अक्षांश रेखाएं ना होकर वृत्त हैं। वृत्त मतलब क्या होता है, गोला। तो वास्तविकता में देखा जाए तो अक्षांश रेखाएं ना होकर क्या है, वृत्त हैं। इसका मतलब क्या है, आपने देखा है कि पृथ्वी पर हमें सामने तो दिखाई पड़ जाती हैं कि ये अक्षांश रेखाएं हैं, लेकिन इसके पीछे भी तो ये रेखाएं जाती होंगी, मतलब ये ऐसे घूम के गोला बनाती होंगी। तो ये रेखाएं रेखा ना हो करके वृत्त हैं। इसीलिए यहाँ पर क्या बताया गया है, अक्षांशीय वृत्तों की संख्या कितनी होती है, 181 - 2 179। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, मतलब जब यहाँ पे मैं आपको समझाती हूँ चित्र से। जैसे यहाँ पर माना ये बीच में भूमध्य रेखा है, ये ऐसे राउंड होकर गई तो ये अक्षांशीय वृत्त एक हो गया। इसी तरह जब ये ऊपरी, बिल्कुल ऊपरी पॉइंट पर आता है तो यहाँ पर ये वृत्त ना होकर के एक पॉइंट हो जाता है। तो यहाँ का एक पॉइंट और यहाँ नीचे का एक पॉइंट, ये दो जो हैं वृत्त ना रह करके एक बिंदु बन जाते हैं। तो यही वो 2 बिंदु हैं जो इन 181 वृत्तों में से माइनस हो जाते हैं। तो अगर आपसे परीक्षा में पूछा जाता है कि अक्षांशीय रेखाओं की संख्या कितनी है, तो 181 है यानी 181। अगर आपसे अक्षांशीय वृत्तों की संख्या पूछी जाती है तो आपको बताना है 179। उम्मीद है आप सभी को समझ में आ रहा होगा अच्छे से। नेक्स्ट पॉइंट है, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा बोलते हैं और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को मकर रेखा बोलते हैं। ऐसा मैं पहले बता चुकी हूँ कि इसकी ट्रिक क्या मैंने बताई थी आपको, कि मकर रेखा कैसे हम याद करेंगे कि मगरमच्छ कहाँ रहता है, नीचे पानी में रहता है। तो हम याद कर लेंगे उससे, मकर रेखा नीचे है दक्षिणी अक्षांश में और कर्क रेखा कहाँ है, उत्तरी अक्षांश में। चलिए, अभी हमने अक्षांश रेखाओं को पढ़ा, उसे डिटेल में जाना कि अक्षांश रेखाएं क्या होती हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, उनके बीच की दूरी क्या होती है। अब हम जानते हैं देशांतर रेखाओं के बारे में। तो वह काल्पनिक रेखाएं जो उत्तरी ध्रुव को
दक्षिणी ध्रुव से मिलाती हैं उन्हें क्या बोलते हैं? देशांतर रेखाएं। जैसे हमने पढ़ा था कि वे रेखाएं जो ग्लोब पर पश्चिम से पूर्व की ओर खींची गई हैं उन्हें क्या बोलते थे? अक्षांश रेखाएं। अब हम देशांतर रेखाओं को पढ़ रहे हैं तो ये क्या है? वे रेखाएं जो ग्लोब पर उत्तरी गोलार्ध से दक्षिणी गोलार्ध की ओर खींची गई हैं उन्हें क्या बोलते हैं? देशांतर रेखाएं। इसे चित्र से समझते हैं तो ऊपर क्या होता है? उत्तरी ध्रुव और नीचे क्या है? दक्षिणी ध्रुव। तो वे रेखाएं जो उत्तरी गोलार्ध से दक्षिणी गोलार्ध की तरफ खींची गई हैं उन्हें क्या बोलते हैं? देशांतर रेखाएं। नेक्स्ट पॉइंट है, देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी होती है? 360। जैसे हमने जाना था कि अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी होती है? 181। तो इसी प्रकार जानेंगे देशांतर रेखाओं की संख्या क्या होती है? 360। नेक्स्ट पॉइंट है, दो देशांतर रेखाओं के बीच की सर्वाधिक दूरी भूमध्य रेखा पर हो जो कि 1 डिग्री पर 111.32 किलोमीटर होती है। अब इसे आसान भाषा में समझते हैं। जैसे हमने जाना था कि दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी क्या होती है? 111 किलोमीटर। उसी तरह दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी जो होती है वो कितनी होती है? 111.32 किलोमीटर। नेक्स्ट पॉइंट है, जैसे जैसे हम ध्रुवों की ओर बढ़ते हैं तो रेखाओं के बीच की दूरी कम होती जाती है। तो इसे समझते हैं। इसे मैं आपको चित्र से समझाती हूँ। जैसे ये पृथ्वी है और ये देशांतर रेखाएं हैं। तो जो ऊपर से दूरी होती है यानी ध्रुवों पर जो दूरी होती है वो कम होती है, बीच में गैप ज़्यादा होता है, और जो ध्रुवों पर जो दूरी होती है इनकी कम होती जाती है, यानी यहाँ से ये दूरी यहाँ बढ़ जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट है, दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी को गोरे कहते हैं। दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी को क्या कहते थे? जोन। इसी तरह दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? गोरे। नेक्स्ट देखते हैं, नोट दिया हुआ है, 0 डिग्री देशांतर रेखा लंदन से गुजरती है। चूँकि यह रेखा लंदन के ग्रीनविच स्थान से गुजरती है इसलिए इसे ग्रीनविच रेखा कहते हैं। तो हम जानते हैं जो 0 डिग्री देशांतर रेखा है वो कहाँ? लंदन के ग्रीनविच स्थान से गुजरती है। तो इस 0 डिग्री देशांतर रेखा को क्या बोलेंगे? ग्रीनविच रेखा। नेक्स्ट पॉइंट है, ग्रीनविच रेखा को विश्व की मानक समय रेखा भी कहते हैं। अब विश्व की मानक समय रेखा से क्या मतलब है? मतलब इस रेखा के आधार पर पूरे विश्व का जो समय होता है उसका निर्धारण किया जाता है, इसीलिए ग्रीनविच रेखा को विश्व की मानक समय रेखा कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, भारत ग्लोब में उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। अब इसे थोड़ा समझते हैं। जैसे ये ग्लोब है, इसे हमने बीच में से डिवाइड कर दिया, ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा हो गई। तो ये उत्तर हो गया, दक्षिण हो गया, पूर्व और पश्चिम। तो यहाँ पर क्या पॉइंट दिया हुआ है? भारत ग्लोब में उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। हम सभी भारत की स्थिति जानते हैं, भारत की स्थिति कुछ ऐसी है यहाँ पर। तो इसको थोड़ा बीच में से डिवाइड कर लेते हैं। तो उत्तरी पूर्वी गोलार्ध, तो ये उत्तर हो गया और ये पूर्व हो गया। तो भारत कहाँ है? उत्तरी पूर्वी गोलार्ध। चलिए, हमने यहाँ पर अच्छे से समझ लिया गोलार्ध को, अक्षांश रेखाओं को, देशांतर रेखाओं को, विश्व की मानक समय रेखा को। अब नेक्स्ट हम जानते हैं अंतर्राष्ट्रीय रेखा को। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को जाने उससे पहले एक ज़रूरी बात, अगर आपको इस वीडियो की या जो हमारे चैनल पर वीडियोस हैं उनकी PDF अगर आपको चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे टेलीग्राम ग्रुप का नाम है एजुकेशन बाइट। एजुकेशन बाइट के जो लेटर्स हैं वो सभी कैपिटल हैं, तो आप वहाँ पर जाकर PDF डाउनलोड कर सकते हैं। अब हम जानते हैं अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को। तो 180 डिग्री देशांतर रेखा को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा बोलते हैं। देशांतर रेखाएं हमें पता है जो उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर खींची जाती हैं उन्हें देशांतर रेखा कहते हैं। तो 180 डिग्री देशांतर रेखा को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा बोलते हैं। भारत लगभग 30 डिग्री देशांतर में फैला हुआ है। अब इसे हम समझते हैं कि 30 डिग्री देशांतर में फैला है, इसका क्या मतलब है? तो जैसे भारत की स्थिति मैप में यहाँ है, तो देशांतर रेखाएं जैसे ये खींची गई हैं, तो जितनी रेखाएं
भारत के बीचों बीच से गुजरती हैं देशांतर रेखाएं, वो 30 डिग्री में फैली हुई हैं। तो भारत लगभग 30 डिग्री देशांतर में फैला हुआ है। चूँकि पृथ्वी को 1 डिग्री घूमने में 4 मिनट का समय लगता है, इसलिए 30 डिग्री घूमने में कितना समय लगेगा। देखिए, ये थोड़ा ज़्यादा आपको लग सकता है कि क्रिटिकल है, थोड़ा इसको समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन ये बहुत इजी है। मैं आपको समझाती हूँ कि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती रहती है, तो जब उसे 1 डिग्री घूमने में 4 मिनट का समय लगता है, तो पृथ्वी जब 1 डिग्री घूमती है 4 मिनट में, तो 30 डिग्री घूमेगी। तो 30 डिग्री इंटू 4 यानी 120 मिनट। तो 120 मिनट को 2 घंटे भी बोल सकते हैं। अतः कहें तो भारत का पूर्वी राज्य अरुणाचल प्रदेश भारत के पश्चिमी राज्य गुजरात तक पृथ्वी को घूमने में 2 घंटा यानी 120 मिनट का समय लगता है। मतलब इससे अब हम समझते हैं, जैसे हमारा भारत में सबसे पूर्वी राज्य कौन सा है, अरुणाचल प्रदेश, और भारत का सबसे पश्चिमी राज्य कौन सा है, गुजरात। तो अगर 1 डिग्री जब पृथ्वी 4 मिनट में घूमती है, तो 30 डिग्री कितने मिनट में घूमेगी, 120 मिनट में, यानी 2 घंटे में। तो अब नेक्स्ट पॉइंट से समझते हैं हम, अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय यदि 4 बजे होगा तो गुजरात में 6 बजे होगा। इसका मतलब क्या है, सूर्य सबसे पहले कहाँ दिखाई पड़ेगा, अरुणाचल प्रदेश में, जो कि भारत का सबसे पूर्वी राज्य है। ठीक है, और सब इस हिसाब से क्या होना चाहिए कि गुजरात में 2 घंटे बाद दिखना चाहिए, क्योंकि वहाँ तक जब तक पृथ्वी घूमेगी तो वहाँ पर क्या होना चाहिए, 2 घंटे बाद सूरज दिखना चाहिए। इसी नेक्स्ट पॉइंट से समझते हैं, समय के इस परिवर्तन को ठीक करने के लिए भूगोलवेत्ताओं ने भारत के बिल्कुल बीच वाली देशांतर रेखा को मानक समय रेखा माना है। अब इसे समझते हैं। जैसा यहाँ पर मैंने बताया था आपको कि सबसे पूर्वी राज्य में सबसे पहले सूर्योदय होना चाहिए, और सबसे पश्चिमी राज्य में सबसे बाद में, यानी 2 घंटे बाद सूर्योदय होना चाहिए। तो ये जो समय का अंतर है, इस परिवर्तन को ठीक करने के लिए भूगोलवेत्ताओं ने क्या किया, भारत के बीचों बीच से जो देशांतर रेखा गई है उसको क्या बता दिया, मानक समय रेखा, जो कि 82 डिग्री यानी 82.5 डिग्री देशांतर से गुजरती है। चलिए, अभी हमारे सारे टॉपिक्स जो हैं 6 चैप्टर के वो कंप्लीट हो गए हैं, जैसे सौरमंडल, गोलार्ध, अक्षांश रेखाएं, देशांतर रेखाएं, मानक समय रेखा, अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा, जो भी है। अब इसको मैं आपको, अब आप इसे मेरी रिक्वेस्ट मान लें या कुछ भी, आपको इसको तैयार करने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप वीडियो को बार बार देखें। आपको हो सकता है कोई चीज़ एक बार में ना समझ में आए, आप बार बार जब वीडियो को देखेंगे, उसी चीज़ को आप बार बार सुनेंगे, बार बार मेरे साथ रिवाइज़ करेंगे, तो आपको वो चीज़ें आसानी से याद हो जाएंगी। नेक्स्ट हम देखते हैं, मैंने यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लिखे हुए हैं, इनका आंसर आपको बताना है। आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि ये जो प्रश्न हैं इनका उत्तर क्या है। मैं इनके आंसर की जो PDF है वो आपको टेलीग्राम ग्रुप पे दे दूँगी, लेकिन आपको कमेंट में बताना है इनका। अगर आपको इनमें से कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो आप पूछ सकते हैं, या आप गूगल से सर्च करके, कैसे भी करके आपको इनका आंसर देना है। तो एक बार इन प्रश्नों को देखते हैं, प्रश्न कौन कौन से हैं। फर्स्ट है, भारत और लंदन के समय में अंतर बताएं, कि भारत में और लंदन के समय में कितना समय का अंतर है। दूसरा प्रश्न है, क्षुद्र ग्रह किन्हें कहते हैं। ठीक है। थर्ड है, वर्तमान समय में पृथ्वी पर कितने महाद्वीप हैं। ठीक है, आपको इन सब का आंसर देना है। फोर्थ है, पृथ्वी का स्थान ग्रहों में कौन सा है। आप सभी को ग्रहों का क्रम पता है, तो आपको बताना है पृथ्वी का स्थान इन ग्रहों में कौन सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी का जुड़वा ग्रह किसे कहते हैं। मैंने कई बार आपको रिपीट करके बताया है कि पृथ्वी का जुड़वा ग्रह या पृथ्वी की जुड़वा बहन किसे कहते हैं, तो वो आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 2 स्थानों की स्थिति में 90 डिग्री देशांतर का अंतर है, तब दोनों स्थानों के बीच का समय अंतर क्या होगा। ये आपने अच्छे से समझा था पहले, 30 डिग्री वाला जो मैंने बताया था कि 1 डिग्री जब पृथ्वी घूमती है तो उसे कितना समय लगता है, 4 मिनट। तो उसी हिसाब से आपको बताना है कि जब 90 डिग्री देशांतर का अंतर, 90 डिग्री घूमती है किसी जगह, तो फिर समय अंतर क्या होगा, इसका आंसर आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूगोल का पिता किसे कहते हैं। ये मैंने आपको बताया है, तो आपको आंसर बताना है। 8th क्वेश्चन है, 2 अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी को बताइए। ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कितने डिग्री पर होती है। ठीक है, दो क्वेश्चन यहाँ पर हैं, मानक समय रेखा कितने डिग्री पर है और अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, ये दोनों क्वेश्चन जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है, सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है। तो आप सब लोग कमेंट में बोलते हैं कि मैम टेस्ट लीजिए, तो आप इसको टेस्ट ही मान सकते हैं कि ये 10 क्वेश्चन जो हैं आपको इसका आंसर बताना है। हालांकि मैं इनका जो आंसर है वो PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप पर सेंड कर दूंगी, लेकिन आपको इन सब का आंसर बताना है। इससे आगे का हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे।